इस वक्त की अपडेटेड खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो चुका है और सत्र के शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा सत्र के संदर्भ में लिखे गए पत्र का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सदन शुरू होते ही प्रश्नकाल न रखे जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि क्या आपने आज का बुलेटिन पढ़ा है। तो देखिए, 2 दिन का ये विधानसभा का सत्र है और बिना प्रश्नकाल के सत्र बुलाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। इसी बीच डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरलान की ओर से ये पूछा गया कि क्या आपने आज का बुलेटिन पढ़ा है, जो आप ये सवाल उठा रहे हैं। लिखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने उस संबंध में अपनी रूलिंग दे दी। इसके अलावा आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते। मैं कहना चाहता हूँ, समर्थन। आप मुझे पूरे देश में एक राज्य विधानसभा बता दीजिए जहां क्वेश्चन ओवर ना किया जाता हो। अब विधानसभा में क्वेश्चन ओवर नहीं होगा, विधानसभा में वे मुद्दे उठाए जाएंगे जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, जो दिल्ली की समस्याएं हैं, बिजली है। आपने आज का बुलेटिन पढ़ा है? आपने आज का बुलेटिन पढ़ा? आज का आपने देखा है बुलेटिन? आप मुझे बताइए, इसके लिए भी बिजनेस एडवाइजर कमेटी है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन यदि हाउस में होगा तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या होगा? सारे नियमों का उल्लंघन करके दिल्ली विधानसभा चलाई जा रही है। आखिर इसकी उपयोगिता क्या है? नहीं, उपयोगिता आज का आपने अपना देखा नहीं? जो हमने भी 12 नोटिस दिए हैं। हाँ, तो 12 नोटिस मैं पढ़ देती हूँ, आपके नोटिस पे पढ़ देती हूँ। आप बैठिए, आपके नोटिस पर मैं रूलिंग दे देती हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा कई अन्य माननीय सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। धन्यवाद। 280 श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, बैठिए। मोहन सिंह बिष्ट जी, 280 मोहन सिंह बिष्ट जी, 280 में आप बोलिए। बैठ जाइए। अजय महावर जी, अगला नंबर आप ही का है। अगला नंबर आप ही का है, बैठ जाइए। अच्छा, अभय वर्मा जी, अगला नंबर जो है अजय महावर जी का है। उसके बाद अगर आप लोग समय देंगे तो जिसका विषय सबको पता है, अगर सब लोग सहयोग करते हैं तो मैं सबको बोलने का मौका देती हूँ। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है कि जो नहीं बोल पाता है। अभी आपको तय करना है, राजनीति करनी है या अपने क्षेत्र का विषय यहाँ उठाना है या सदन को डिस्टर्ब करना है। बैठ जाइए। सदन में आप राजनीति करने आए हैं, जनता के विषय उठाने नहीं आए हैं। जनता के विषय नहीं उठाएंगे आप। सदन आपको राजनीति का कारा लगता है? ये सदन आपको राजनीति का कारा लगता है? नहीं, तो आप अपने शब्द वापस लीजिए। राजनीति का कारा है? राजनीति आप सदन के बाहर करिएगा। आप राजनीति सदन के बाहर करिएगा। सदन राजनीति का कारा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जनता के विषयों पर चर्चा होगी, जनता के विषयों पर चर्चा होगी, दिल्ली वासियों के विषय पर चर्चा होगी। आप सोचिए आपने क्या बोला है? ये राजनीति का कारा लगता है आपको सदन का पटल? बैठिए बिधूड़ी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, बैठिए, बोलिए जी। और दिल्ली से मेरे 2 सहयोगी बलराम पांडे और तरुण कुमार जुड़ गए हैं। दोनों से हम समझेंगे कि आज विधानसभा सत्र बुलाया गया है, कल फिर से विधानसभा का सत्र होगा और इन 2 दिनों में किस तरह से राजनीति होगी। बलराम, जहां सदन को राजनीतिक अखाड़ा कहा तो राखी बिरलान ने फटकार लगाई, दूसरी तरफ वो बोली कि आपने क्या आज का बुलेटिन नहीं पढ़ा। ऐसा क्या है बुलेटिन में जो बीजेपी मिस कर रही है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि बीजेपी पढ़ ले? पहले देखिए हार्दिक, ये पहले समझना होगा कि जो बुलेटिन होता है यानी जो कार्य सूची होती है वो लिस्टिंग होती है, यानी किन किन विषयों पर सदन के अंदर चर्चा होगी
वो कार्यसूची में शामिल होता है। यही वजह है कि जो डिप्टी स्पीकर महोदया हैं उन्होंने विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप कार्यसूची यानी जो बुलेटिन जारी है विधानसभा का उसे पढ़ लीजिए, उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है वो स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। हालांकि 12 बिंदुओं पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और कहा कि इन मुद्दों पर भी चर्चा हो। हालांकि इन मुद्दों पर जो डिप्टी स्पीकर महोदया हैं राखी, उन्होंने साफ तौर से चर्चा से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जो बुलेटिन जारी है यानी जो कार्यसूची जारी है उसी पर चर्चा होगी। और उन्होंने कहा नियम 280 के तहत आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। जो भी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं वो रखेंगे और इस नियम के तहत जिनको भी मौका मिलेगा वो अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। हाँ। सदन की कार्रवाई सामान्य तरीके से चले, ये जिम्मेदारी विपक्ष और पक्ष दोनों की है। और यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जिन 12 बिंदुओं पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ध्यान आकर्षित करने की बात कही, उन बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बुलेटिन जारी किया गया है चर्चा उसी पर होगी। हालांकि 280 के तहत जो चर्चा है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी, वो सरकार के विकास कार्यों को रखेंगी, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी, वो बिजनेस प्लान को सदन के पटल पर रखेंगी और बताएंगी कि किस तरीके से सरकार चर्चा सदन के अंदर करेगी। सबसे बड़ी बात यह है हार्दिक कि जो केंद्र सरकार कानून लेकर के आई है, हाँ। यानी दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट 2023, उस पर दिल्ली सरकार निंदा प्रस्ताव सदन के अंदर ला सकती है और एक संदेश दिल्ली की जनता और देश की जनता को देना चाहेगी कि किस तरीके से इस कानून के तहत दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन रही है केंद्र सरकार और साथ ही जो हक है दिल्ली की जनता का उसे भी इस लेकिन बलराम, इस तरह के निंदा प्रस्ताव का संदेश केवल जनता तक ही जा सकता है। यह संदेश सरकार तक नहीं पहुंच सकता और पहुंच भी जाए तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। हम केंद्र की बात कर रहे हैं। तरुण, अगर रामवीर सिंह बिधूड़ी को आपने सुना होगा तो आज उन्होंने कुछ शब्द कहे जो मैं दोहरा देता हूं। वो कह रहे थे कि सदन की उपयोगिता क्या है, बिना प्रश्नकाल के सदन की उपयोगिता। इस शब्द पर मैं टिका हुआ हूं। सदन की उपयोगिता पर सवाल अगर रामवीर सिंह बिधूड़ी खड़े कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी भी यह सवाल खड़े कर रही है कि विधानसभा की और सदन की उपयोगिता क्या, जब दिल्ली सेवा कानून आ चुका है। निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं जनता को संदेश देने के लिए। अब इस सदन में जो कुछ होगा वो सब एलजी के अंडर में होगा, वो सब केंद्र के अंडर में होगा। ये सदन आज कम शक्तिशाली है। इस सदन की उपयोगिता आज कितनी, पहले से कम? देखिए हार्दिक, ये एक डिवीजन आपको समझना होगा। दिल्ली विधानसभा इन सबसे अछूती है। दिल्ली विधानसभा के पास अपने विशेषाधिकार हैं, अपना प्रिविलेज है। दिल्ली सर्विसेज जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसका दिल्ली विधानसभा की शक्तियां छीनने के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही कारण है कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने जो सीएम को 11 अगस्त के दिन लेटर लिखा और ये बताया कि आप सत्र आसान क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी कि सत्र का अंत करके नया सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं। कुछ उन्होंने नियमों का भी हवाला दिया जिससे सदन शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान ने एड्रेस भी किया। तो विधानसभा के कार्य संचालन नियमों के अंदर ये अधिकार दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को प्राप्त है। ये विधानसभा का विशेषाधिकार है कि सत्र कब बुलाना है और कब नहीं बुलाना है। एलजी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, एलजी को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट सिफारिश नहीं करती तब तक नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता। एनसीटी अधिनियम में बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से सत्र बुलाने की कोई अनिवार्यता दिल्ली विधानसभा के ऊपर लागू नहीं होती है। लिहाजा ये एक पहली बार पब्लिक डोमेन के अंदर आया है कि एलजी ने पत्राचार किया सीएम के साथ कि आप जो सिफारिश कर रहे हैं वो नियम कानूनों के खिलाफ के मुताबिक नहीं है, लिहाजा सत्र को
खत्म करके नया सत्र बुलाया जाए, जिसे आप फिर मॉनसून सत्र का नाम दें, जिसके अंदर फिर प्रश्नकाल को एकोमोडेट किया जाए, फिर विपक्ष की जो मांगे हैं उसको एकोमोडेट किया जाए। इसको सिरे से खारिज कर दिया है चेयर ने। चेयर के ऊपर इस समय डिप्टी स्पीकर बैठी हैं। 280 के तहत मैं सिर्फ बीजेपी के विधायकों तक सेंट्रिक रहूंगा। 3 विधायकों को मौका मिला था, लॉटरी निकलती है पहले घंटे के अंदर 280 के तहत, स्पेशल मेंशन के तहत किन किन विधायकों को मौका मिलता है। लिहाजा 3 बीजेपी के विधायकों को मौका मिला। अजय महावर जो कि गोंडा से विधायक हैं, अनिल वाजपेयी जो कि गांधीनगर से विधायक हैं, और मोहन सिंह बिष्ट जो करावल नगर से विधायक हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने ये मुद्दा उठाया कि उनके इलाके के अंदर यमुना नदी के जो किनारे बने हुए थे वो ब्रीच हुए, जिसके कारण इस जगह के ऊपर, सड़क के ऊपर पानी आ गया। समय रहते हुए अगर कदम उठाए गए होते तो इस तरह का मंजर करावल नगर के अंदर नहीं होता। वहां पर कुछ जगहों पर यमुना बाढ़ का पानी नहीं आता। मोहन सिंह बिष्ट के बाद गोंडा के विधायक अजय महावर ने मुद्दा उठाया कि उनके इलाके की जो सीवेज की पाइपलाइन है, जो जल बोर्ड के अधीन आती है, वो 30 से 35 साल पुरानी है, लिहाजा उनसे बदला जाना चाहिए और गंदे पानी की सप्लाई, सीवर के पानी की सप्लाई लोगों के घरों में हो रही है। और उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि एक डेडिकेटेडली 1 डे सेशन बुलाया जाना चाहिए, ताकि सीवेज की पानी की जो समस्या सप्लाई हो रही है जो लोगों के घरों के अंदर, और कहां पर ये समस्या है, कहां पर कोऑर्डिनेशन की समस्या है, उसे दुरुस्त किया जा सके। लिहाजा एक दिन का सत्र बुलाया जाना चाहिए। और सबसे अंत में अनिल वाजपेयी ने मुद्दा उठाया कि एक यमुना पुश्ता रोड गांधीनगर से गुजर रहा है। गांधीनगर रेडीमेड मार्केट सबसे बड़ी है एशिया की, लिहाजा कोर्ट की रूलिंग है 16 मार्केट के अंदर 1 वे ट्रैफिक होना चाहिए, लेकिन वहां पर 2 वे ट्रैफिक अभी तक चल रहा है। इलाके के अंदर भू माफिया सक्रिय है, असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, लिहाजा पीडब्ल्यूडी के अधीन ये रोड आती है। वहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री को इस मामले का, इस समस्या का संज्ञान लेना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस से भी संवाद स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आज का पूरा आप बता रहे हैं कि आज क्या क्या होने को है और क्या क्या हुआ है। बलराम, जो सवाल मैंने तरुण से पूछा था वो सवाल लेकर अब मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको भी यही लगता है कि दिल्ली विधानसभा की उपयोगिता पर, सदन की उपयोगिता पर कोई असर नहीं हुआ है, सदन की पावर पर कोई असर नहीं हुआ है, सदन आज भी उतना ही स्वतंत्र है और दिल्ली विधानसभा के जितने विधायक हैं वो उतने ही स्वतंत्र हैं किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए जितने पहले थे इस दिल्ली सेवा कानून के आने से? देखिए, दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट में साफ तौर से लिखा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा को अधिकार है कानून बनाने का। ठीक, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो कानून किस तरीके से बनाया गया है, उसका किस तरीके से अमल में लाया जाए, उसका अंतिम निर्णय जो है वो जो चीफ सेक्रेटरी हैं अधिकारियों के द्वारा किया जाए। और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बार बार कहा कि अगर सदन में हम कानून बनाते हैं उसका अंतिम फैसला अगर अधिकारी लेता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सवाल खड़े किए कि कोई प्रश्नकाल नहीं है, तो ऐसे में इस सत्र को बुलाने का औचित्य क्या है। तो बार बार बीजेपी ये कहती है कि दिल्ली विधानसभा या दिल्ली प्रदेश जो है सभी राज्यों से अलग है, और उसके बाद बीजेपी के ही विधायक सदन के अंदर खड़े होकर के सारे राज्यों का हवाला देते हैं कि वहां प्रश्नकाल होता है और यहां पर प्रश्नकाल नहीं है, और इस सत्र को खत्म करके नया सत्र बुलाया जाए। लेकिन शायद ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सत्र बुलाया गया है जब तक उसे खत्म नहीं किया जाता तब तक उस सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सदन अगर खत्म होगा तो फिर कैबिनेट के द्वारा सदन बुलाने की मांग जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजनी पड़ेगी, और उपराज्य जब उस पर सहमति देंगे तभी सदन बुलाया जा सकता है। तो शायद कहीं ना कहीं इस सत्र को इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो सरकार अपनी बातों को सदन के अंदर रखना चाहती है वो रख सके, क्योंकि अगर सदन खत्म होता है और दोबारा सत्र बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो अनुमति है वो उपराज्यपाल से लेनी अनिवार्य होगी। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत में सदन के अंदर कहा कि इस सत्र को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, तो उस पर जो डिप्टी स्पीकर हैं राखी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि आप ही बताइए कि आखिरकार जो पॉलिटिक्स हो रही है क्या राजनीति का अखाड़ा सदन को बनने दे। अगर पॉलिटिक्स होनी है तो वो सदन के बाहर हो, सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी, और उसके लिए नियम 280 के तहत सभी विधायकों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है, और लॉटरी के
तहत जिसका नाम निकलता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखता है और सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। बलराम, ये जिस वाली तरीके चीज से अभी तो आप हमारे दोनों ने कंक्लूड की ही, लेकिन कुल मिलाकर सवाल तो अभी भी घूम फिर कर यही आता है कि जब अंतिम फैसला केंद्र की ओर से नियुक्त एक अधिकारी ही लेने वाले हैं, तो फिर दिल्ली विधानसभा का औचित्य क्या और दिल्ली विधानसभा की उपयोगिता क्या? इस उपयोगिता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस दिल्ली विधानसभा की तुलना किसी अन्य राज्य के विधानसभा से नहीं हो सकती। फिर चाहे प्रश्नकाल की बात हो, फिर चाहे कानून लागू करने के बाद उसे चीफ सेक्रेटरी की स्वीकृति की बात हो, ये दोनों ही मामले ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ये सोचती हैं कि सदन की उपयोगिता क्या। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए।